हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बैक टू बेसिस। आज हम सिक्स्थ हिस्ट्री का लेसन 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड का रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। अगर आपने मेरा इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। और अगर आपने बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ यू प्लांट a seed you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and some cases years. When people began growing plants, it meant that they had to stay in same places for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the green ripened, and then grain had to be used carefully. जीवन का एक नया तरीका। अगर हम बीज बोते हैं तो हम देखते हैं इसको बढ़ने में कुछ समय लगता है। यह समय कुछ दिन, सप्ताह, महीना या कुछ सालों का भी होता है। जब आदि मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उन्हें एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हंटर गैदरर मानव जो थे वो लंबे समय तक कहीं भी नहीं रहते थे क्योंकि वहाँ के रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की तो इन्हें लंबे समय तक एक जगह पे रहना पड़ा। उसके पीछे क्या रीजन था? पौधे की देखभाल करना, उनको पानी देना, निराई करना, जानवरों और पंछियों से उसको बचाना जब तक कि फसल पक न जाए, और उसके बाद अनाज की सावधानी पूर्वक उपयोग करना। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or work baskets or dug pits into the ground. अनाज उपजाने के पास इनके पास समस्या थी इनको स्टोर करके रखने के लिए। स्टोर करके रखना इसलिए ज़रूरी था कि इनको अपने भोजन और बीज के लिए भोजन को सॉरी सीड्स को स्टोर करते थे कि बाद में भी इनको इससे भोजन मिलता रहे। तो इसके लिए इन्होंने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, गड्ढे खोदे जिससे कि ये अपने अनाज को उसमें स्टोर कर सके। स्टोरिंग एनिमल्स। Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. जानवरों का भंडारण। जानवरों में प्राकृतिक रूप से गुणात्मक वृद्धि होती है। अगर आप एक गाय लेकर आते हैं तो फिर वो बच्चा देगी, उसके बाद और भी वो इस तरह उसकी संख्या जो है वो बढ़ती रहती है। और अगर ये ध्यानपूर्वक उसका केयर अच्छी तरह से देखभाल करते थे तो उससे उन्हें दूध मिलती थी जो उनके भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। इसके अलावा उससे उन्हें मांस भी मिलता था। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये जब चाहे वहाँ से भोजन प्राप्त कर सकते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। टर्न टू मैप 2. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present day Kashmir, and in east and south India. अगर आप मैप 2 को गौर से देखेंगे तो कुछ नीले स्क्वायर्स आपको दिखाई देंगे। ये वो स्थान था जहां आर्कियोलॉजिस्ट को अर्लीस्ट मानव के रहने के प्रमाण मिले थे। यह स्थान पूरे उपमहाद्वीप में है। इसमें प्रमुख स्थान जो है, जैसा कि मैं अपने पिछले लेसन में भी बता चुकी हूँ, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी जो अब कश्मीर का कुछ हिस्सा, इसके अलावा ईस्ट वेस्ट बंगाल और आसाम और साउथ इंडिया, ये सभी जगहों पे अर्ली मानव के रहने के प्रमाण हमें मिले हैं। टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट वेयर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। वन ऑफ द मोस्ट exciting finds include remains of burnt grain. These may have been burnt accidentally or on purpose.
Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. किसान और पशुपालक मानव के सम्मिलित रूप को देखने के लिए वैज्ञानिकों ने इस स्थान पर पाए गए प्रमाणों को अच्छी तरह से अध्ययन किया। इनको कुछ जले हुए अनाज मिले जो कि शायद किसी दुर्घटना या किसी पर्पज से जलाए गए हों। इससे इनको ये पता चलता है कि उस समय का जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्हें सिर्फ एक या दो अनाज नहीं, काफी सारे अनाजों के बारे में जानकारी थी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टुवर्ड ए सेटल लाइफ, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. For instance, in Burj Home in present-day Kashmir, people built peat houses which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. एक व्यवस्थित जीवन की ओर, आर्कियोलॉजिस्ट को कई जगहों पे झोपड़ियां और घरों के प्रमाण मिले हैं। जैसे बुर्ज होम जो कश्मीर में है, वहाँ पे पिट हाउस मिला है। गड्ढे बना के वो घर रहता था और उसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ये घर शायद उन्होंने उस वहाँ के मौसम के हिसाब से बनाया था। ऐसे घरों में सर्दी कम लगती थी। और आर्कियोलॉजिस्ट को इसके अलावा बहुत से कुकिंग हट या मतलब चूल्हे मिले हैं जहाँ पे भोजनों को पकाया जाता था। ये चूल्हे घर के अंदर भी हैं और घर के बाहर है। तो उस समय का आदि मानव जो था मौसम के अनुसार भोजन बनाता था। Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different are earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. Mortars and pestle are used for grinding grain even today, several thousand years later. At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used. And remember, some tools were also made of bones. बहुत से स्थानों पर पत्थर के उपकरण मिले हैं। बहुत से उपकरण पुरापाषाण काल के उपकरणों से अलग थे, इसलिए इनको नवपाषाण काल के उपकरण कहते हैं। पुरापाषाण काल के उपकरण जनरली वो हड्डियों के बनाते थे या सिर्फ सिंपल पत्थर होते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसको घिस कर नुकीला बनाना शुरू किया, धारीदार बनाना शुरू किया और उसके किनारे निकालने लगे। तो ये थे हमारे नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक टूल्स। उस समय इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बनाया था वो था मोर्टार्स और पेस्टल, खल और मुसल, जिससे ये अनाज पीसते थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज हजारों साल बाद भी हमारे इंडियन किचन में ये खल और मुसल यूज होते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि पालियोलिथिक टाइप के जो औजार थे वो बनने बंद हो गए थे। जी नहीं, बहुत से जगहों पे अभी भी सभ्यता इतनी विकसित नहीं हुई थी, इसलिए वो पहले वाले जो टूल्स जो थे वो बन रहे थे और उपयोग में लाए जा रहे थे। आप नीचे कुछ नवपाषाण काल के यानी न्यूलिथिक्स उपकरण को देख सकते हैं। ये चमकीले हैं क्योंकि इनको पॉलिश किया जाता था, घिस घिस कर इसको चमकाया जाता था। Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now become an important part of the diet. Besides, they began weaving cloth using different kinds of materials. For example, cotton that could now be grown. बहुत से मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो सजाए गए हुए हैं। इन चीज़ों को इन लोगों ने भोजन को स्टोर करने के लिए यूज किया था। इसके अलावा ये मिट्टी के बर्तन में खाना भी बनाया करते थे। वो राइस, वीट, गेहूँ, जौ और इसके अलावा मसूर को बनाते थे, जो इनके खान पान का उस समय का महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। इसके अलावा इन लोगों ने वस्त्र बुनना भी शुरू कर दिया था। इसके लिए इन्होंने कपास उगाने शुरू कर दिए थे। Did things change everywhere and all at once? Not quite.
In many areas, men and women still continued to hunt and gather food, and elsewhere, people adapted farming and herding slowly over several thousand years. Beside, in some cases, people tried to combine this activity, doing different things during different seasons. क्या सभी जगहों पर चीजें एक बार में बदल गई? एकदम नहीं। बहुत से स्थानों पर स्त्री पुरुष आज भी शिकारी संग्राहक का जीवन जी रहे थे। कहीं कहीं पे सिर्फ किसान और पशुपालक जीवन जो है हजारों साल बाद अपनाया जा रहा था। तो हजारों साल आदि मानव विभिन्न क्रियाकलापों को मिलाया और विभिन्न काम को विभिन्न मौसम के अनुसार करने लगे। जैसे कभी सीजन के हिसाब से बारिश हो रही है तो इन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी। अगर खाली के समय में जब कुछ कोई साधन नहीं होता था, ड्राई सीजन जो होता था विंटर, उसमें ये लोग हंटिंग कर लेते थे। एक क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ पे एक नज़र। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। चलिए मेहरगढ़ देखते हैं। ये भी इंडिया के ठीक नॉर्थ वेस्ट में है। दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इनटू ईरान। ये ईरान जाने के जो रास्ता है बोलन पास यानी बोलन दर्रा, ठीक उसके पास स्थित है। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड wheat and rear sheep and goat for the first time in this area. It is one of the earliest village that we know about. At this site, many animals' bones were found. Bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep and goat were also found. मेहरगढ़ ये बोलन दर्रे के पास, जैसे कि मैंने कहा, उसके पास स्थित था। ये एक उपजाऊ घाटी में स्थित था। मेहरगढ़ वो जगह थी जहाँ पे खेती बाड़ी शुरू हो गई थी और ये लोग गेहूं जौ की खेती करते थे, भेड़ बकरी का पालन करना सीख गए हैं। ये एक पुराना गांव था। इस स्थान पर से आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत से जानवरों की हड्डियां मिली है, जैसे जंगली सुअर, हिरन, इसके अलावा भेड़ बकरी की भी हड्डियां मिली है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, मेहरगढ़ जो था, जैसा मैंने कहा पहले, ये हंटिंग गैदरिंग लाइफ जीते थे, इसलिए यहाँ पे हिरन और जंगली सुअर की हड्डियां मिली है। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने गांव वाला जीवन, मतलब फार्मिंग और हर्डिंग को अपनाना शुरू कर लिया था, इसलिए वहाँ पे भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली थी। ये उस समय का एक पुराना गांव था। Other finds at Mehergarh include remains of square or rectangular houses. Each houses had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. मेहरगढ़ के से घर भी मिले हैं जो 4 या उससे ज़्यादा उसके हिस्से होते थे। ये इन जगहों पे ये लोग शायद अनाज को स्टोर करके रखते थे। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. लोग मरते हैं तो उनके दोस्त और रिश्तेदार उनके प्रति सम्मान दिखाते थे, लोग उनकी देखभाल करते थे। उसके पीछे ये विश्वास था कि शायद मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, इसलिए उस समय दफन करने की व्यवस्था की गई। जी हाँ, दफन करना अंत्येष्टि की सबसे पहली व्यवस्था थी जो उस समय के अर्लीस्ट पीपल ने अपनाया था। मेहरगढ़ में बहुत से ऐसे अंत्येष्टि स्थल मिले हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया गया है। कई जगहों पर तो ये प्रमाण मिला है कि लोगों के साथ बकरियों को दफनाया जाता था। उसके पीछे यही विश्वास था इन लोगों का कि जब ये दूसरी दुनिया में जाए तो इनको खाने पीने की कमी न हो, या ये कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद के जीवन में भी इन्हें भोजन मिलता रहे। नीचे आप एक चमकीले कलर की पेंटिंग देख रहे हैं, ये फ्रांस में मिला है, जिसे आपके जैसे ही 4 बच्चों ने ही सर्वप्रथम देखा था। इस पेंटिंग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये 10 से 20 हजार साल पहले बनाई गई थी। गेंडा, रेंडियर इत्यादि जानवरों को चमकीले रंगों से उकेरा गया था। ये रंग क्या चीज़ से बनाए गए थे? ये रंग जो है गेरू और आयरन ओर, लो एस्क जिसको बोलते हैं, और चारकोल से बनाया गया था। शायद ये पेंटिंग जो है, इतिहासकारों का अनुमान है कि ये लोग शिकार में जाने से पहले बनाते थे या किसी
फंक्शन पे बनाते थे, किसी इवेंट पे बनाए जाते हैं। तो इसके साथ यह लेसन मैं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। मिलती हूँ नए वीडियो में नए लेसन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।